प्रिय साथियों नमस्कार। हमारी इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इन दिनों हम आपकी सेवा में एक वीडियो सीरीज प्रसारित कर रहे हैं। इसका शीर्षक है क्या भारतीय शासक वर्ग के लिए उसके अंधभक्त। अंग्रेजी की कहावत कभी कभी पिशाच अपने निर्माता को ही खा जाता है को चरितार्थ करेंगे। इस विषय को मैं पुनः आपकी सेवा में पेश करता हूँ। क्या भारतीय शासक वर्ग के लिए उसके अंधभक्त। अंग्रेजी की कहावत कभी कभी पिशाच अपने निर्माता को ही खा जाता है को चरितार्थ करेंगे। इस सीरीज का ये दूसरा एपिसोड है। इसमें हम आपको बताएंगे कि भारतीय शासक वर्ग ने आम लोगों को धर्मांध, धर्मोन्मादी, अंधविश्वासी, पाखंडवादी, कर्मकांडवादी बनाने के एजेंडे के साथ साथ धर्म, संस्कृति, अंधविश्वास का घालमेल करके आर्थिक, औद्योगिक, व्यापारिक, वित्तीय एजेंडा भी चला रखा है। यह एजेंडा बहुत ही गोपनीय है, बहुत व्यापक है एवं जटिल भी है। इस एजेंडे की मदद से भारतीय शासक वर्ग एक तरफ अपने अंधभक्तों, आम जनता को दीन दरिद्र बनाए रखता है, दूसरी तरफ भारी कमाई एवं स्वयं को धनाढ्य बनाता रहता है। फिर इस अपार धन का चुनाव में दुरुपयोग कर सत्ता शक्ति केंद्र पर काबिज रहता है। इस गोपनीय एवं जटिल एजेंडे को समझना भी बहुत कठिन है। इसे समझाने में कई घंटों का समय लगेगा, फिर भी हम इसे अति संक्षेप में समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे ही भारतीय शासक वर्ग ने अंग्रेजों से सत्ता का हस्तांतरण किया, कृपया नोट करें, आज़ादी नहीं, वैसे ही उसने अपने शासक वर्गीय हितों, रूलिंग इंटरेस्ट को साधना शुरू कर दिया। उसने विकास एवं जन कल्याण के नाम से ढेर सारी योजनाएं, कार्यक्रम बनाए और उनको लागू करने के लिए सारे संसार से बहुत विशाल मात्रा में धन, संसाधन, सामग्रियां, टेक्नोलॉजी, मेथडोलॉजी प्राप्त की। फिर वो धीरे धीरे जीवन के हर क्षेत्र में धनाढ्य हो गया। फिर उसने वित्त, प्रबंधन, व्यापार, विपणन, उद्योग, आपूर्ति, शेयर मार्केटिंग, स्टॉक मार्केटिंग, भंडारण, आयात निर्यात, परिवहन इत्यादि अनेक क्षेत्रों में गतिविधियों में एकाधिकार, मोनोपोली प्राप्त कर लिया। शासन प्रशासन, लाल फीताशाही, न्याय व्यवस्था में भी एकाधिकार की बात तो आम हो गई है। भारतीय शासक वर्ग सत्ता लोलुप्त तो है ही, वो धन दौलत लोलुप्त, पावर मॉन्गर एंड मनी मॉन्गर भी है। इसी लोलुपता के कारण ही भारत की आम जनता 90% गरीब से और गरीब हो गई है तथा यह शासक वर्ग जो मात्र 10% के लगभग है, अमीर से और अमीर हो गया है। एक तरफ शासक वर्ग के चंद घरानों के पास देश की लगभग 80% धन संपदा का केंद्रीकरण, कंसंट्रेशन हो गया है। दूसरी तरफ देश की लगभग 85 करोड़ आम जनता का इसी शासक वर्ग द्वारा दिए जा रहे मुफ्त या नाममात्र की कीमत पर अनाज पर जिंदा रहना, ये सब विसंगतियाँ बहुत ही चिंता का विषय हैं। इतना ही नहीं, आम जनता की जो भी थोड़ी बहुत खून पसीने की कमाई होती है, उसे भी शासक वर्ग, जैसा कि हम बार बार कहते आए हैं, विभिन्न धार्मिक आयोजनों, तीर्थ यात्राओं में, धार्मिक संस्कारों में, कर्मकांडों में, अंधविश्वासों में, ब्राह्मणों, पंडित, पुजारियों की दान दक्षिणा में, कथा वाचिकाओं
की भेंट पूजा में चढ़ावे में खर्च करवा दिया जाता है। गणेशोत्सव, दुर्गा उत्सव, सरस्वती पूजा, रथ यात्रा, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, राम जन्मोत्सव, हनुमान जयंती में चंदा दे देकर खर्च करवा दिया जाता है। इतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि आज भी भारत में इस वैज्ञानिक तार्किक हेतुवादी युग में भारतीय शासक वर्ग का पुरोहितवादी वर्ग बड़े पैमाने पर दुग्धाभिषेक नामक कर्मकांड में हजारों टन दूध को बहाकर बर्बाद कर देता है। इस कर्मकांड को ओ माई गॉड नामक फिल्म में दर्शाया गया है। इससे सारे संसार में भारत की खिल्ली उड़ रही है। इस फिल्म में डायलॉगों के माध्यम से इस बिजनेस मॉडल को संक्षेप में समझाया गया है। इसी तरह से यज्ञ हवन के नाम पर भी देसी घी, जौ, शक्कर, गुड़ इत्यादि महंगे एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थों को हजारों टनों की मात्रा में जला दिया जाता है। इस टॉप सीक्रेट बिजनेस मॉडल का एक रूप हम आपको और बताते हैं। इन दिनों आपको हर छोटे बड़े बाजार बजरियों में, गली मोहल्लों में यज्ञ हवन सामग्री, पूजा सामग्री की बड़ी बड़ी दुकानें देखने को मिल जाएंगी। इस वीडियो सीरीज को रुचिकर, अनुसंधानात्मक और मौलिक बनाने के लिए हम हमारे विद्वान दर्शकों से एक क्षेत्रीय प्रयोग, फील्ड एक्सपेरिमेंट करने के लिए निवेदन करते हैं, ताकि इस गूढ़ रहस्यमयी भयानक बिजनेस मॉडल को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। आप कागज कलम लेकर शाम को गणेश उत्सव, दुर्गा पूजा के पंडाल, पूजा परिसर के सामने तथा खास मौक़ों पर मंदिरों परिसरों के सामने खड़े होकर इन सब आयोजनों में प्रयोग की जाने वाली विभिन्न सामग्रियों के नामों की लिस्ट बनाइए। यहाँ हम इन्हें नहीं गिनाएंगे क्योंकि ये लिस्ट बहुत लंबी है, अतः वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ आप पाएंगे कि 99% सामग्रियाँ साजो सामान, उद्योग, फैक्ट्रियों में निर्मित उत्पादित हैं, जिनके प्रायः 100% मालिक भारतीय शासक वर्ग ही होते हैं। उनके स्टॉकिस्ट, सप्लायर्स, वितरक भी यही शासक वर्ग होता है। यहाँ हमें एक स्पष्ट विरोधाभास और समझना होगा। इन सब सामग्रियों की बहुत बड़ी मात्रा की व्यवस्था, पंडालों परिसरों का प्रबंधन एवं आयोजन भारतीय शासक वर्ग का एक खास अंग पंडे, पुजारी, पुरोहित, ब्राह्मण ही करते हैं। इसके लिए जो धन, साधन, संसाधन एकत्र किया जाता है वो आम जनता के चंदे से एकत्र किया जाता है, अर्थात भारतीय शासक वर्ग का इसमें 1 रुपया भी नहीं लगता। अब हम एक दूसरे क्षेत्रीय प्रयोग, फील्ड एक्सपेरिमेंट को करने के लिए निवेदन करते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार को जाने वाले किसी मुख्य मार्ग पर कागज कलम लेकर खड़े हो जाइए। यहाँ से कांवड़ियाँ गुजरते हैं। इन कांवड़ियों के पास जितनी भी सामग्रियाँ हैं, साजो सामान है, सजावट की सामग्रियाँ हैं, खास भगवा रंग के वस्त्र हैं, बड़ी बड़ी स्टील की कसौड़ियाँ या गुंडी इत्यादि बर्तन हैं, सामग्रियाँ हैं, उनकी लिस्ट बनाइए। इनकी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बनेगी। यहाँ आपको ये बात भी नोट करना है कि एक ही कांवड़िये के पास इन सब सामग्रियों की बहुत भारी मात्रा भी है। यहाँ भी आप पाएंगे कि इस लिस्ट में 99% सामग्रियाँ बहुत बड़ी मात्रा में एवं संख्या में होती हैं, जो फैक्ट्रियों, उद्योगों में
निर्मित एवं उत्पादित की जाती हैं। इतना ही नहीं, इन दिनों तो लाखों लाखों रुपयों की लागत की झांकियाँ भी हजारों की संख्या में बनाकर निकाली जाती हैं। इन सभी में भी महंगी सामग्रियाँ बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग की जाती हैं। ये सभी सामग्रियाँ भी फैक्ट्रियों, उद्योगों में निर्मित होती हैं। कुछ समय बाद ये झांकियाँ पानी में विसर्जित कर दी जाती हैं, जो जल प्रदूषण का कारण बनती हैं। इसी तरह से आपने ये भी देखा होगा कि लाखों करोड़ों रुपयों की लागत के भव्य विशाल डीजे सेट भी कई प्रकार की धार्मिक आयोजनों में, चल समारोहों में हजारों की संख्या में प्रयोग किए जाते हैं। ये भी सभी फैक्ट्री, उद्योग के उत्पादन होते हैं। ये सब भी ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। कांवड़ यात्रा में कुछ वर्षों से 2 पहिया वाहन लाखों की संख्या में प्रयोग किए जाते हैं। हजारों की संख्या में चौपहिया वाहन भी प्रयोग किए जाते हैं। बड़े बड़े ट्रक भी महीनों महीनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इन सब की खरीदी, किराए पर लेने की व्यवस्था, इन सब में लगने वाले पेट्रोल, डीजल, ऑयल की व्यवस्था आम जनता के चंदों से ही होती है, जो खरबों रुपयों का होता है और अंत में इसी भारतीय शासक वर्ग की तिजोरी में चला जाता है। इन सब बातों का एक दुखद पक्ष और भी है कि भारत के सैकड़ों मंदिरों में हजारों टन सोना, चांदी, बेशकीमती हीरे, जवाहरातों इत्यादि की भी कुंटलों में भंडारित है। इन मंदिरों में सैकड़ों खरबों रुपयों की मात्रा भी भंडारित है, एकत्रित है। इन सब की प्रतिवर्ष बहुत बड़ी संख्या में वृद्धि भी हो रही है। इस आकूत धन दौलत का स्वामी भी भारतीय शासक वर्ग ही है। इन मामलों में यहाँ 2 बातें विचारणीय हैं। पहली यह कि विश्व स्तर पर देखा जाए तो विश्व में बहुत ही संपन्न एवं धनाढ़ देश हैं। उनके अपने अपने पूजा, प्रार्थना, आराधना स्थल हैं, लेकिन उनमें इस तरह से अपार धन, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात की मात्रा भंडारित नहीं है। अपार नगद राशि जमा नहीं है, जैसे कि भारत जैसे गरीब देश में भंडारित है। ये बहुत बड़ा विश्व स्तरीय विरोधाभास है, जो एक अनुसंधान का विषय है। अब हम इस धर्म आधारित बिजनेस मॉडल से बाहर निकलकर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय दायरे में अपने विचार पेश करते हैं, जो अति संक्षेप में बिंदुवार इस प्रकार से हैं। पहला बिंदु यह है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक, औद्योगिक, आर्थिक, वित्तीय मापदंडों के अनुसार दिन प्रतिदिन इन सभी मामलों में पिछड़ता जा रहा है। भारत पर बहुत ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय कर्ज है। दूसरा बिंदु यह है कि रुपये की साख दिन प्रतिदिन डॉलर के मुकाबले बहुत तेज़ी से घट रही है। तीसरा बिंदु यह है कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार घाटा बढ़ता ही जा रहा है। दूसरे शब्दों में भारत का निर्यात घट रहा है, आयात बढ़ रहा है। चौथा बिंदु यह है कि भारत विदेशी कर्जों के बोझ से इतना दबता जा रहा है कि कई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं एवं अर्थशास्त्रियों ने इस बाबत भारत को चेतावनी दे दी है। पांचवा बिंदु यह है कि जैसे कि हम अक्सर कहा करते हैं और आज के दिनों में ये बात बहुत चिंता का विषय है कि भारत में गरीब 90% और गरीब होता जा रहा है और अमीर 10% और अमीर होता जा रहा है। पांचवा बिंदु यह है कि आज भी भारत में लगभग 35% लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। लगभग 30% लोग झुग्गी झोंपड़ी में रहने को मजबूर हैं।
सातवां बिंदु यह है कि भारत की लगभग 80% आम जनता की खुराक में प्रोटीन की कमी है, अर्थात उन्हें पोषक आहार उपलब्ध नहीं है। यही कारण है कि भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में लगभग रसातल पर है। आठवां बिंदु यह है कि भारत डेमोक्रेसी इंडेक्स में भी बहुत नीचे चला गया है। नौवां बिंदु यह है कि भारत को लोग रेपिस्ट कंट्री के नाम से भी जानने लगे हैं। कई देशों ने अपने देशों के नागरिकों के लिए यह एडवाइजरी जारी की है कि भारत महिलाओं के लिए सुरक्षित देश नहीं है। 10वां बिंदु यह है कि न्याय एवं न्याय व्यवस्था के मामले में भी भारत की बहुत आलोचना होती है। न्यायालयीन प्रकरणों की बहुत अधिक मात्रा संख्या उनके दशकों तक निराकरण होने के मामले में भारत सारे संसार में बहुत बदनाम है। इन दिनों तो भारतीय न्याय व्यवस्था पर ये प्रश्न चिन्ह भी लगने लगे हैं कि वो न्याय निर्णय या यूं कहें कि न्याय संगत संविधान संगत निर्णय नहीं करता, अपितु प्रकरणों का निपटारा करता है। 11वां बिंदु यह है कि भारत में अपराधों, खासकर नैतिकता से जुड़े अपराधों एवं उनके प्रकारों में बहुत वृद्धि हुई है। 12वां बिंदु भारत में भौतिक पदार्थीय विकास, तरक्की, मटेरियल डेवलपमेंट तो बहुत ही हुआ है, लेकिन नैतिक विकास, मॉरल डेवलपमेंट के मामले में भारत बहुत पिछड़ गया है। मात्र पिछड़ा ही नहीं है, इसका ग्राफ बहुत नकारात्मक दिशा में चला गया है। परिणाम स्वरूप भारत में नैतिकता, सदाचरण से जुड़े अपराधों, आर्थिक अपराधों, भ्रष्टाचार से जुड़े अपराधों में बहुत वृद्धि हुई है। बलात्कार, सामूहिक बलात्कार के मामले में भी भारत विश्व में बहुत बदनाम है। भारत में इसी प्रकार की अनेक दुखद विसंगतियां हैं कि जिन्हें हम गिनाने लगेंगे तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ सारांश यह है कि ये ही वे दुखद परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से भारतीय शासक वर्ग ने अंधभक्तों की करोड़ों की बिना वेतन की जो फौज तैयार की है, यही फौज एक दिन पिशाच बन जाएगी एवं एक दिन अंग्रेजी कहावत कभी कभी पिशाच अपने निर्माता को ही खाने लगता है चरितार्थ होगी, तथा भारतीय शासक वर्ग ने अपना ये जो ढांचा स्ट्रक्चर खड़ा किया है, एक दिन अपने ही बोझ से भरभरा कर ढह जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। भारतीय शासक वर्ग की इस प्रकार की गतिविधियां कुल मिलाकर इस ओर इशारा करती हैं कि वह भारत की लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राज्य व्यवस्था को समाप्त कर ब्राह्मणवादी, पुरोहितवादी, अधिनायकवादी राज्य व्यवस्था को स्थापित करना चाहता है। इसे ही वह रामराज एवं हिंदू राष्ट्र कहता है। लेकिन हम आपको बता दें, ये दोनों अवधारणाएं, परिकल्पनाएं प्रथम तो बहुत ही अव्यावहारिक हैं, दूसरे यह कि इसमें जातिवाद, नस्लवाद, फाजीवाद, अधिनायकवाद, असमानता, भेदभाव, अन्याय के तत्व कूट कूट कर भरे हैं। अतः आज के इस युग में इस व्यवस्था को विश्व जनमत स्वीकार नहीं करेगा, तब भारत अकेला थकेला पड़ जाएगा। फिर भी अगर भारत पर रामराज, हिंदू राष्ट्र थोपा गया तो भारत में गृह युद्ध भी छिड़ सकता है, क्योंकि इस देश की लगभग 80% आबादी स्वीकार नहीं करेगी, विद्रोह कर देगी। इस प्रकार हमारा ये दूसरा एपिसोड यहाँ समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम इस वीडियो सीरीज के शीर्षक के अनुसार उन तथ्यों का और भी खुलासा करेंगे कि किस प्रकार से भारतीय शासक वर्ग ने जो करोड़ों की संख्या वाली बिना वेतन की अंधभक्तों की फौज खड़ी की है, वो एक दिन उसे ही खा जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है
कि आपके ज्ञान में वृद्धि हुई है और आपको कुछ नई जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं, तो कृपया हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो शेयर करने और लाइक करने का कष्ट करें। हमारे साथ में बने रहने और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः नमस्कार।